नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपके सामने बहुत ही खास एक व्यक्ति को लेकर आया हूं। उनसे आपकी बातचीत कराने जा रहा हूं। वो हमारे भाई भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी हैं और मैं भी इनका भाई और शुभचिंतक हूं। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, एक अलग तरह की बॉन्डिंग है। पर अभी जो बातचीत हो रही है वो चुनावी माहौल में हो रही है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर वो डिसाइडिंग डे है। तो क्या होगा, आपको पहले मिलवाता हूँ धीरज पटेरिया साहब से। धीरज भाई, आप जो हैं सो अपना थोड़ा सा परिचय बहुत कम में खुद हमारे दर्शकों को दे दें। मैं धीरज पटेरिया जबलपुर दीक्षितपुरा का निवासी हूँ और हमारा शहर जो है वो वहीं पे बसता है ऐसा लगता है। और वहाँ पे हमारा बचपन बीता और कम से कम 6 पीढ़ी से हम वहीं पे रह रहे हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और आज तक वही काम कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई काम नहीं है। समाज सेवा के लिए राजनीति को चुना, तो ये काम करते हुए लगभग 35 वर्ष हुए। धीरज भाई से मेरी पहली मुलाकात 9 साल पहले हुई थी और जब मैं इनसे मिला था, इनके घर पे गया था और इनसे बातचीत कर रहा था, तो मैंने इतना डेडिकेटेड व्यक्ति नहीं देखा है जिसके मतलब सर से लेकर के नाखून तक राजनीति राजनीति और राजनीति है। और उनका कहना है कि राजनीति में ही रहना है, राजनीति में आना है। धीरज पटेरिया भाई ने शादी नहीं की है, राजनीति जो है इनकी ज़िंदगी में इस कदर शुमार है। और बहुत सारी और भी बातें हम बातचीत करेंगे। धीरज भाई, आप अभी भारतीय जनता पार्टी से अपने उत्तर मध्य क्षेत्र से दावेदार हैं, जबलपुर से विधानसभा क्षेत्र से। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पिछले बार चुनाव लड़ा था हमने उत्तर विधानसभा से। आप निर्दलीय लड़े थे? के रूप में लड़ा था। अभी दोबारा भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मिलित हुआ हूँ और लगातार चुनाव लड़ने के बाद 2018 से जनता के बीच काम कर रहा हूँ, लोगों से संपर्क में रहूँ। अब चूँकि पार्टी में तो मैं ये कुछ नहीं कर सकता मैंने दावेदारी की है या क्या की है, वो तो पार्टी को निर्णय करना है। लेकिन हाँ, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी 5 वर्षों की है। चूँकि चुनाव लड़ा था और 30,000 वोट निर्दलीय के रूप में प्राप्त हों, तो उन लोगों का ऋण चुकाने के दोबारा चुनाव लड़ना जरूरी था, इसलिए मैं लगातार तैयारी कर रहा था। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी में हो, ये निर्णय पार्टी को करना है। धीरज भाई, मतलब कि बचपन से भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही इनकी आत्मा है। लेकिन पिछली बार इन्हें बहुत उम्मीद थी, 2018 की बात है ये, कि इन्हें टिकट मिलेगा और टिकट इन्हें नहीं मिला था। तो बहुत मतलब एक तरह से उदास हो गए थे, आहत हो गए थे, दुखी हो गए थे और फिर बगावती तेवर इन्होंने अख्तियार किया था और इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चुनाव क्या लड़े थे, उन्होंने पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश में समीकरण है वो समीकरण ही बिगड़ गया था, बिगाड़ कर रखा था इन्होंने। और इसके बाद जो है सो फिर इन्हें, लेकिन बाद बीच में थोड़े समय के लिए कांग्रेस में भी गए थे। मेरी इनसे बातचीत लगातार होती रही, पर इन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरी गलती थी, कांग्रेस में जाना इन्होंने गलती मानी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, यही मेरी आत्मा बसती है भारतीय जनता पार्टी में। और ये बहुत ज़ोर शोर से ये भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल हुए। और उम्मीदवार, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत प्रबल दावेदार हैं ये। अभी टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है। बहुत सारे सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका है, पर उत्तर मध्य बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ से बहुत सारे लोग उम्मीदवार होते हैं, दावेदार होते हैं। तो ये उम्मीदवार को आप दावेदार समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो ये उम्मीदवार है, मतलब कि इन्हें उम्मीद है कि पार्टी ने टिकट देगी। आपको कैसा, कितनी उम्मीद है कि पार्टी टिकट देगी? और जो टिकट देने का जो बंटवारा होता है टिकट का पार्टी में, उसे क्या क्राइटेरिया होता है? एक लाइन में बता दूं आपको कि पार्टी जो है जिसके जीतने की संभावना सर्वाधिक हो, भले कितने भी दावेदार हैं, जिसकी सर्वाधिक संभावना हो, उसको पार्टी प्रत्याशी बनाती है, ये कोई भी पार्टी हो जाए। यही भारतीय जनता पार्टी भी करती हुई। तो मेरा से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है कि क्या विचार चल रहा है। मैं अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहा, लोगों के बीच रहा, सुख दुख में साथ रहा और ये काम केवल 5 साल से नहीं कर रहा हूँ। और जैसे आपने बताया कि बगावती तेवर अपने, बगावती तेवर नहीं अपनाए थे मैंने। जब 5वें प्रयास में उम्मीदवार नहीं बना, पार्टी का प्रत्याशी नहीं बना, मुझे लगा मैं अपनी पार्टी में ही अपने को प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। और जिस पार्टी में बचपन से काम कर रहा हूँ उससे खिलाफत में भी नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने एक लाइन का इस्तीफ़ा लिखा था, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, एक लाइन का इस्तीफ़ा। किसी पे कोई आरोप कि अन्याय हुआ कि उपेक्षा हुई, कुछ नहीं, एक लाइन का इस्तीफ़ा लिख के घर वापस आ गया था। देखिए, ये क्या है कि ये मेरी भाषा पत्रकारिये है, तो मैंने बगावती कहा। ये सही बात है कि
जिस समय ये इस्तीफ़ा लिख रहे थे तब भी मैंने इनकी आंखों में आंसू देखे थे। मैं खुद मौजूद था उस वक्त इनके सामने में, और ये लगभग रोते हुए इन्होंने कहा था कि मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। निर्दलीय चुनाव लड़ना ही चाहते थे। चुनाव लड़ने का जो इनका फैसला था वो खुद को प्रूव करना था कि पार्टी ये बात मान ले कि वो भी नहीं है। मैंने चुनाव लड़ा था लोगों के कहने पे। मैं तो इस्तीफा दे के वापस आ गया था, लेकिन मुझे ध्यान है वो धनतेरस का दिन था और लोग जो प्रदेश में और भी हमारे चाहने वाले मानने वाले हैं वो अपना अपना त्यौहार छोड़ के निकल गए थे जबलपुर की तरफ। मैं उस दिन और था। जबलपुर आपसे भी बात हुई थी, और जबलपुर के लोग सब जितने साथी समर्थक जो हमारे जो भी हैं सब इकट्ठे हुए थे। आपको चुनाव लड़ना, उसके बाद में मैंने मना कर दिया था। बैठक हुई थी, तारीख बताऊँ मैं, 5 तारीख को इस्तीफा दिया था, 6 तारीख को रात में बैठक हुई। उस बैठक में मुझे लोगों ने बुलाया था। जैसे मैं इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि बैठक में बुलाने वाला एजेंडा बताता है। तो मैंने पूछा था, चूंकि आपने बैठक में बुलाई है और बैठक में मुझे बुलाया है, एजेंडा क्या है आप बताओ। सब लोग एजेंडा है कि आप चुनाव लड़िए। तो मैंने कहा था नहीं, निर्दलीय लड़ना मेरे लिए संभव नहीं है और मैं अब राजनीति नहीं करूँगा। थोड़ा मोड़ी समाज सेवा करके अपना जीवन गुजार लूँगा मैं, अब नहीं करना मगर राजनीति। चुनाव धीरज भाई कह रहे हैं जीवन गुजार लूँगा, इनका अपना एक बैंक अकाउंट भी नहीं है, जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी में बात है, मतलब कि इनका एक बैंक अकाउंट भी नहीं है अपना। तो ये कहाँ से जीवन गुजारेंगे, सोचने वाली बात है कि क्या करेंगे। क्योंकि हैं बेशक राजनीति में, मगर जहाँ तक मेरी समझ जानकारी है तो ये एक संत का जीवन जीते हैं और बहुत जो बात कहते हैं बहुत खरी खरी बात कहते हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं रखते, कुछ मिलावट नहीं करते हैं। और ये चुनाव में प्रबल दावेदार हैं टिकट के, और देखना ये है कि टिकट किसको मिलने वाला है। धीरज भाई, अगर मान लीजिए कि टिकट नहीं मिला तो क्या होगा? मैं अपने जब भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मिलित नहीं हुआ था, दोबारा ज्वाइन नहीं की थी, तब मैं इस प्रश्न का उत्तर बहुत बेबाकी से देता था। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो इस प्रश्न का उत्तर उस बेबाकी से देना उचित नहीं लगता है। तो आप मेरे कोई पुराने इंटरव्यू देखेंगे तो इस बात का जवाब आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या करूँगा ये मैं भूल चुका हूँ। मैं जानता हूँ ये क्या करेंगे, ये साधु संत बन जाएंगे, संन्यास ले लेंगे और ये सब छोड़ छाड़ करके मुक्त कर लेंगे खुद को, ऐसा मुझे लगता है। इनकी आदतों को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। और धीरज भाई, एक चीज़ मेरे मन में और भी है कि मान लीजिए कि आपको पार्टी ने कहा कि हम आपको सांसद का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा छोड़ दीजिए, फिर क्या होगा? कहने वाला कौन है देखना पड़ेगा। पार्टी, आपने कहा पार्टी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति बात करेगा तो इन सब विषय पे बात की जा सकती है। और जैसे मैंने कहा कि अटकलों पे हम नहीं, मेरी जानकारी में मेरी ऐसा होगा तो अभी चूंकि सामने विधानसभा चुनाव है और अभी हम लोकसभा चुनाव के विषय सोच भी नहीं रहे। लेकिन हाँ, पार्टी यदि कोई ऐसा विचार रखे तो फिर बात विचार करने की बनेगी, लेकिन अभी कुछ है नहीं तो हम इस पर जवाब कैसे दे सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और इनका सबसे अच्छा ये कहते हैं कौन कह रहा है, मतलब कोई भी कह दे तो बात नहीं बनेगी। धीरज भाई, एक बात मेरे मन में और भी है कि आपने पिछली बार जब चुनाव आप लड़े थे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था आपका निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। मैं मानकर चल रहा हूँ कि टिकट आपको मिल गया है। आपको अपनी जीत का कितनी उम्मीद है आपको? मेरे ख्याल से जीत की गारंटी शब्द होता है ना, गारंटी, जीत की बिल्कुल। गारंटी। और जीत की गारंटी भी सिर्फ जीत की नहीं, नहीं जीतेंगे तो छोड़ देंगे चुनाव, बहुत राजनीति छोड़ देंगे अब क्या, अगर आप बीजेपी में टिकट पाए और नहीं जीते तो? बिल्कुल, इसको आप तय मानिए। ये आप रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्ड कर लीजिए आप। हाँ, ये मैं भी कह रहा हूँ इनकी तरफ से कि अगर इनको पार्टी टिकट देती है तो ये जो कह रहे हैं जीत की गारंटी है। 4 दिसंबर को राजनीति में नहीं रहूंगा, ऐसा कुछ हो गया तो आप बिल्कुल आप रिकॉर्ड कर लो उसको आप। तो मतलब देखिए ये कॉन्फिडेंस का लेवल है। मैंने जो अभी जैसे आपने बताया चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा था तो बहुत अच्छा लोगों का बहुत आप भी साथ में थे। बहुत मैं था साथ में, बिल्कुल याद। ऐसा शायद ऐसा अद्भुत उस रैली, वैसी रैली नहीं देखी थी मैंने, वो इतनी शानदार रैली थी, लोग अपने घरों से निकल आए थे। मैं खुद कई घरों में गया था, महिलाएं थी, वो गले लगकर रोती थी धीरज भाई के लिए, और हर घर में पता नहीं कितने किलो मिठाई खा गए होंगे, आपके चक्कर में भी खा गया था। तो वो, लेकिन मैं अभी जो देख रहा हूँ वो माहौल उससे भी ज़्यादा, कई बार बोलते हैं बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता, मुझे भी ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी जो है बहुत अच्छा पक्ष में वो दिखता है। तो आप इसको तो सोच भी नहीं सकते कि हम कभी चुनाव हार सकते हैं। जनता जनार्दन होती है, लेकिन ये जनता जो मेरे परिवार है जैसी है वो।
नहीं, ये तो बात सच है। यहाँ पे हम जनता जनार्दन शब्दों को बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अधिकांश सभी घरों में पारिवारिक संबंध है एकदम। एक बात मेरे मन में है कि अभी जो टिकट के जो मतलब जो सेकंड थर्ड जो सूची जारी हुई थी, जिसमें कि बड़े बड़े लोगों को उतारा गया है, राकेश सिंह को पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया है, जैसे बहुत सारे नाम हैं, मैं उतने नाम अभी नहीं ले रहा हूँ सारे नाम, मैं आपके सामने सिर्फ कुछ एक नाम यही ले रहा हूँ कि जो सांसद हैं, जिनकी मतलब कि सांसद के रूप में लगातार जीत दर्ज रही है, तो इसके पीछे पार्टी क्या मंशा लगती है आपको? ठीक है, मेरे ख्याल से पार्टी भूमिका बदलना भी चाहिए थोड़ी सी। नहीं, लेकिन जो व्यक्ति लगातार कोई एक लगातार सांसद बने या विधायक बने, तो कभी विधायक को सांसद की मिल जाती नहीं, है, कभी तो विधायक सांसद बने, को विधायक की मिल गई, कोई नया काम नहीं हुआ है। नहीं, नया काम कैसे नहीं है? कोई व्यक्ति यहाँ पर कितने वर्षों से लगा रहा होगा, जो पश्चिम से बीजेपी का दावेदार रहा होगा। जैसे आप कह रहे हैं परिवार है मेरा उत्तर मध्य क्षेत्र, वैसे किसी का परिवार बनाया होगा उसने, और अचानक आप मतलब जैसे हमारे चैनल में होते हैं ना कि जो लोकल रिपोर्टर, उनको छोड़ करके हमने बिल्कुल दिल्ली से उठाया और लाए, हर बड़े प्रोग्राम में उसको खड़ा कर दिया हमने। लेकिन इसमें यह है कि जो विधानसभा है उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नहीं, लोकसभा क्षेत्र उनका ही क्षेत्र है, वो तो बिल्कुल है, तो उनका स्थान खाली हुआ नहीं, वो तो जो अगली बात भी सुनो। हाँ, बताइए। अब जो विधानसभा में जो दावेदारी कर रहे थे वो लोकसभा तरफ देख सकते हैं। वो ये होती है राजनीति। मतलब जो लोकसभा का उम्मीदवार है उसका तो क्षेत्र है ये विधानसभा का क्षेत्र, लेकिन जो विधानसभा में है उसका क्षेत्र भी लोकसभा में आ जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? वो तो लोकसभा का क्षेत्र इतना बड़ा होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो विधानसभा के प्रत्याशी बनना चाहते थे, लोकसभा के प्रत्याशी बनने के लिए अपना प्रयास कर सकते हैं। वो और पार्टी टिकट दे देगी उनको? क्यों नहीं, उनको पार्टी जीतने लायक मन टिकट देगी उनको। नहीं, मैंने तो ये सुना था कि पार्षद का चुनाव और विधायक का चुनाव जो है पैराशूट से ग्लाइडिंग करके नहीं होता है, वो तो जमीन से ही होता है। मतलब लोकसभा का चुनाव आप जीत सकते हैं पैराशूट से। अब 20 साल कोई व्यक्ति सांसद रहे तो कहाँ से पैराशूट होगा? नहीं, फिर भी लेकिन आखिर आपको क्यों कॉन्फिडेंस नहीं था कि लोकल किसी यहाँ के पश्चिम के व्यक्ति को टिकट दे दिया पार्टी ने? और ये तो आप मुझसे बहुत बड़ी बात पूछ रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने की मेरे मतलब अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरे तो पार्टी का निर्णय है। वो तो आपके विचार पे मैंने विचार व्यक्त किया था कि यदि किसी का चांस गया है विधानसभा में तो लोकसभा तरफ देख ले, बाकी वो क्यों हुआ, किसने किया, वो पार्टी की जिम्मेदारी है। और अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई पैराशूट से उतर गया तो चोट तो लगेगी ना दिल में आपके? बिल्कुल, क्यों नहीं लगे, स्वाभाविक। तो जो यहाँ से भी कोई उम्मीदवार रहा होगा, किसी ने अपने सपने देखे होंगे 5 साल, उसने पता नहीं क्या क्या किया होगा, लोगों के घर घर घूमा होगा, उसको चोट नहीं। और देखिए एक बात है, आप किसी बढ़िया एग्जाम में इंजीनियरिंग की परीक्षा दे रहे हो, IAS की परीक्षा दे रहे हो, 1 साल नहीं हुआ तो अगले साल फिर मौका मिलता है। यहाँ 5 साल निकल जाते हैं ज़िंदगी के। इसलिए तो राजनीति में कहावत है कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। जिंदा कौमें 5 साल का इंतज़ार नहीं करती हैं, तो आप अगला 5 साल आप भी इंतज़ार नहीं करना चाहेंगे? मेरे लिए निर्णायक है शादी। अभी अभी कितनी उम्र हो गई है? 54 साल की उम्र है। नहीं तो बीजेपी तो 75 साल की उम्र तक अब नहीं, लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूँ, इस ठीक है, वो तो 16 साल की उम्र से काम कर रहे हैं पार्टी में, और 54 साल में विधायक बनेंगे तो हमारे लिए कौन फक्र की बात नहीं है, सोचने का विषय है। लेकिन ठीक है, अब लोगों की इच्छा पूरी हो जाए, उनके चेहरे पे एक बार खुशी देख ली जाए, इतनी इच्छा है, ये बहुत बड़ी कोई उपलब्धि होने नहीं जा रही है। हमारे साथ के लोग कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, कई बार हमसे पूछते हैं कि आप क्यों ऐसा हो गया, तो अब यही बोलना पड़ता है, भाग्य होगा। आप तो इतने निश्चल व्यक्ति हैं और इतने कर्मठ व्यक्ति हैं, मैं आपको लगातार देखता हूँ, इतना संपर्क है आपका। मैं तो यहाँ से जब दिल्ली से कभी कभी मतलब जबलपुर से दिल्ली से ट्रेन से जाता हूँ तो हर स्टेशन पे लोग आपके आते हैं कि भाई धीरज पटरिया भैया ने ये भिजवाया है, वो भिजवाया है, लड्डू खा लीजिए, यहाँ ये खा लीजिए। मतलब कि आपका मतलब काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति हैं। क्या ऐसा रहा हो कि आप चूक गए या आपको टिकट नहीं मिला, ऐसा क्यों लगा आपको? क्या क्या हुआ होगा? ये तो मैं भी कई बार ये प्रश्न का उत्तर ढूंढता हूँ मैं, और यदि पिछले बार चुनाव नहीं लड़ा होता तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे आधा मिल पाता। क्योंकि एक तो होता है कि क्या आप पार्टी में अपनी सीनियरिटी दिखा के, अपना बायोडाटा जो होता है प्रोफाइल दिखा के आप क्या प्रत्याशी बनना चाहते हैं, कि आपकी कुछ धरातल पे भी आपको आपका कुछ वजूद है कि नहीं। तो पिछला कम से कम जब हम उस वजूद को तलाशने निकले तो एक प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, लेकिन दूसरा प्रश्न क्यों ऐसा हुआ है, इसका उत्तर जब भी मिलेगा आपको बताऊँगा। एक प्रश्न और भी है मन में, और इसका जवाब आपको पॉलिटिकली मत देना, बहुत इमोशनल भी होकर दे सकते हो आप इसको। क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार बना लेगी इस बार? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ इसमें,
क्योंकि सरकार ने तो लगातार हर वर्ग के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ किया, लेकिन इस बार का चुनाव जो है सामूहिक नेतृत्व के साथ साथ मोदी जी को सामने रख के लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो आप ऐसा कहते हैं, कोई फिल्म बनाइए, भोजपुरी फिल्म बनाइए, कुछ भी बनाइए, और उसमें अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन को लाइए, और उसके बाद फिर लिख दीजिए कि अमिताभ बच्चन फिल्म के ऊपर में बड़ा सा, अमिताभ बच्चन उसमें 1 मिनट के रोल में नहीं है। अमिताभ बच्चन आए और चले गए हेलो हेलो करके। तो मोदी जी को आप विधानसभा के चुनाव में लाइए, पार्षद के चुनाव में लाइए। अगर मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ना है तो फिर किसी को लड़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जब मोदी जी को वोट देना है। पार्टी ने जो तय किया, मैंने वो लाइन बताई आपको, आप उसका विश्लेषण अपने शब्दों में कर लीजिए आप उसको। पार्टी की जो लाइन है कि मोदी जी का नेतृत्व देश को है, और जब मोदी जी देश का नेतृत्व करते हैं तो केंद्र की सरकार नहीं चलाते, प्रदेश की सरकारों पे उनकी पूरी भूमिका सरकार कल्याणकारी हो इस वजह से लगातार चलती है। पिछली बार कितने सीट से बीजेपी रह गई थी? बहुत मामूली अंतर था, 5-6 सीट का अंतर था। और इस बार भी अगर ऐसा हो गया तो? पिछली बार तो आपको मिल गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस बार हम कंफर्टेबल मार्जिन से सरकार बनाएंगे, इसकी उम्मीद है। क्या आकलन है आपका? मैं मानता हूं कि हम 145 से 155 सीट जीतेंगे। आज ही मैं एक सर्वे देख रहा था, किसी चैनल का सर्वे था अभी, तो उस सर्वे में बीजेपी को अधिकतम 105 से लेकर 113 सीट मिलने की बात कही गई है उस सर्वे। मैंने भी देखा था वो। हाँ, तो 105 सीट में कैसे आप बना लेंगे? ये सब सर्वे तब के हैं जब ये सर्वे पिछली बार भी ऐसे ही इसी वक्त में हुए थे और यही आकलन था। ये सर्वे जो थे यही आकलन था और यही रिकॉर्ड में यही आया था। और वही पिछली बार कहा गया था 10 सीट से सरकार बनेगी या नहीं बन पाएगी, और वही 10 सीट का ही अंतर था। और इस बार भी करीब करीब वो ऐसा ही माहौल दिख रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि इस बार भाजपा पिछली बार जो हमसे थोड़ी चूक हुई होगी, कमियां रही होंगी, उससे सीख कर, जैसे हमने प्रत्याशी की घोषणा 17 अगस्त को, पहले प्रत्याशियों की सूची आ गई थी 17 अगस्त, नहीं तो अधिकांश जब दिवाली हो जाती है उसके बाद लिस्ट आती है। नहीं वो इस बार सावन के महीने में वो लिस्ट कब आई? वो लिस्ट किन की आई है? आज 136 प्रत्याशी घोषित करके भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे तक का काम कर नहीं, वो लिस्ट किसकी आई थी? की दृष्टि से हमारे संगठन को जो कार्यक्रम करना चाहिए वो लगातार चल रहे हैं। पहली लिस्ट जो आई थी उसमें वो सीट थे जिसमें कि बीजेपी कभी, मतलब बीजेपी हारी हुई थी, मतलब पहले से हारी हुई में तो अब दे दिया आपने, ठीक है, तो हारी आपका खोया वो सीट था वो। तो आप तो वो सीट, उन सीटों की बात कीजिए जहां पर कि जो डिसाइडिंग फैक्टर थे बीजेपी के लिए, पिछली बार सरकार नहीं बना पाए थे। जहां पर हमारे प्रत्याशी जीते हुए विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वहां तो हम जीत लेंगे। जहां पे नहीं जीते इसलिए तो वहां पहले दी है टिकट हमने, तो वहां पर पिछली बार आपके इलाके में नहीं जीते थे बीजेपी, वो सक्सेना जीत गए थे आपके इलाके में, उसका क्यों नहीं जारी कर दिया? 22 सीट है, कुछ सभी नहीं हुई है। वो सीट जब आप मतलब दूसरी सीट जहां पर कि बीजेपी नहीं जीती थी आपने टिकट अनाउंस कर दिया, तो आपने उत्तर मध्य को क्यों छोड़ा हुआ है? क्या रेस को उत्तर मध्य? उत्तर मध्य नहीं छूटा। नहीं, मैं उत्तर मध्य की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ से दावेदार हैं। हो जाएगी, लेकिन चूंकि वो शहरी क्षेत्र की ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी की, भाई बीजेपी चिंता नहीं है वहाँ पे इसकी कि हम बहुत पहले वहाँ प्रत्याशी, बीजेपी ने पहले ही अगर अनाउंस कर दिया होता, आपका ही नाम कर दिया होता अगर, तो कम से कम आप अभी फुल फ्लेजेड लगे होते और एकदम बिल्कुल जोर शोर से सब काम कर रहे होते। अब आप खुद, तो मैं भी वही था जो आप कह रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं हुआ तो क्या कहूँ। नहीं, वो क्या वजह है? पिछली बार भी उत्तर मध्य क्षेत्र जो है जबलपुर में सबसे आखिर में उसकी घोषणा हुई थी। नहीं, सबसे आखिर में नहीं हुई थी, मतलब सबसे आखिर काफी देर से हुई थी। तो ये चूंकि कोर भाजपा वोटर है, यहाँ पर भाजपा की अच्छी सीट कहलाती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम देर सवेर भी प्रत्याशी घोषित करके आराम से निकल सकते हैं। तो पार्टी ऐसा नहीं कि अंदर मारा मारी चलती रहती है कि ये दावेदार वो दावेदार। नहीं, ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, तो चलती ही रहेगी, मारा मारी काटपीट तो चलती ही रहती है, उसको ध्यान रख के अपन को काम करना। अच्छा, मैं बिना डिप्लोमेटिक हुए आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपके क्षेत्र से और कौन कौन लोग बीजेपी से दावेदार हैं? नहीं, ये मेरे लिए बताने से संभव नहीं है कि मतलब आप तो ये कहिए कि मैं ही अकेला दावेदार हूँ। नहीं, वो अपने आप किसी को मानना भी नहीं चाहिए, किसी को। हाँ, दूसरा हो उसको भी मुझे नहीं मानना चाहिए। ये धीरज पटेलिया का स्टाइल है बिल्कुल कि मानना ही नहीं चाहिए कोई भी हो। तो धीरज भाई, अगर मान लेते हैं, एक अब हाइपोथेटिकल उसमें जा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपको टिकट मिल गया और आप कितने वोट से आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे अपने क्षेत्र को, अगर टिकट मिलता है तो? प्रत्याशी बन जाऊं फिर बता दूंगा आपको। तो जब प्रत्याशी बनने के बाद भाई आप बिना प्रत्याशी बने निर्दलीय आपने ऐसी की तैसी कर दी थी पूरी, मतलब पता नहीं कितने वो बहुत बड़ा आंकड़ा था, वो मामूली बात नहीं थी वो कि 22-23। मैं ये मानता हूँ कि उसको डबल कर दूं,
और 2.5 गुना कर दीजिए आप तो। 2.5 गुना कर दूँ, मतलब 50,000 वोट से का मार्जिन रख लेंगे आप। 50,000 वोट, पार्टी यहाँ पे इतने वोट जीतेगी। कितने वोट जीतेगी पार्टी अब धीरज भाई जो हैं सो थोड़ा राजनेता की तरह बात कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो टिकट उनको मिल जाएगा, और टिकट मिलेगा तो मुझे भी लगता है कि वो जीत जाएंगे। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि इनसे मेरी अच्छे संबंध हैं, बल्कि इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत बारीकी से इनके साथ था मैं, और उस चुनाव को मैंने बहुत अच्छे से मॉनिटर किया था और देखा था। धीरज भाई बहुत शिद्दत से लड़े थे, और शिद्दत से लड़ करके हारे नहीं थे वो उस चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर बन गए थे। तो कांग्रेस को जो सीट मिली थी उसमें धीरज भाई जो हैं उनका वो वोट जो था वो माइनस होने की वजह से वो जीते थे। आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एक हम राजनीति में शुरुआत की थी हमने, वो एक संकल्प के साथ एक व्रत था हम लोगों कि हमें राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना है। उस रास्ते पे चल रहे हैं और बस सबके लिए बहुत कुछ कर पाएँ, सबके लिए बहुत कुछ कर पाएँ, जितना सामर्थ्य उससे ज़्यादा कर पाएँ। इसके लिए हाउस में पहुंचने की इच्छा रहती है। अब हाउस पहुंचते हैं तो आप अधिकार के साथ सेवा करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो वो जो इच्छा है वो भगवती माँ पूरी करे बस, तो सबकी इच्छा पूरी हो, यही चाहता हूँ। तो ये इंटरव्यू यहीं रोकता हूँ मैं, और इस उम्मीद के साथ रोकता हूँ कि अभी आप जिसका इंटरव्यू यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भविष्य का विधायक है बीजेपी की तरफ से, जबलपुर के उत्तर मध्य क्षेत्र से। ऐसी मेरी भी कामना है कि इनको टिकट मिल जाए और ये चुनाव जीत जाएं, और सचमुच जो करना चाहते हैं उसे पूरा कर पाएँ। मैं चाहता हूं कि राजनीति में अच्छे लोग आएँ, और धीरज पटेरिया जो हैं उनके बारे में मेरी राय है कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं, और भी लोगों को साथ लेकर आऊँगा आपके सामने इस कैमरे पर। फिलहाल दें इजाज़त, नमस्कार।